गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम भारत में जनाधिक्य की समस्या यानी पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। एक देश में जनसंख्या की समस्या के कई पहलू हो सकते हैं, जैसे वहाँ जनाधिक्य है या जनाभाव हो सकता है। फिर कुल जनसंख्या में बच्चों और बूढ़ों का प्रतिशत अधिक हो सकता है, जिससे थोड़े में कमाने वालों पर आर्थिक भार बढ़ जाता है एवं पुरुषों व स्त्रियों के लिंगानुपात में अंतर आ सकता है। भारत में आश्रितता का भार काफी ऊंचा है। एक व्यक्ति कमाता है तथा कई व्यक्ति उस कमाई पर आश्रित रहते हैं। अब जो जनसंख्या की जो समस्या है भारत में, उसका एक पहलू संख्यात्मक है। जब भी देखिए जनसंख्या की समस्या का हम उल्लेख करते हैं तो प्रायः इसके संख्यात्मक पहलू पर ही अधिक जोर दिया जाता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर। और 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ आंकी गई। भारत में जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर घट रही है, जिससे जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 1.8 करोड़ व्यक्तियों की रफ्तार से बढ़ रही है। इससे प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि, रोजगार के अवसर, रहन सहन का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग वस्तुओं की कीमतें, मकान की सुविधा, शिक्षा के अवसर, चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और देखिए जनसंख्या का जो है पर्यावरण के साथ, ऊर्जा के साथ, रोजगार के साथ काफी गहरा संबंध होता है। और भारत में जनसंख्या की समस्या का जो स्पष्टीकरण है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि की दृष्टि से आम आदमी का उपभोग स्तर बहुत नीचा है। काफी लोग आधे भूखे रहते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं और वे अर्धनग्न अवस्था में जीवन बिताते हैं। गांवों में मकान की दशा बहुत खराब है। शहरों में आप देख सकते हैं गंदी बस्तियों की समस्या काफी उग्र रूप धारण किए हुए है। फिर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अतः वास्तविक रूप में जनसंख्या की समस्या अगर हम देखें तो गरीबी की समस्या ही है। और जनसंख्या की समस्या का अभिप्राय लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और इस संबंध में जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। हम जनसंख्या की दृष्टि से इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि प्रगति व परिवर्तनों के बावजूद ऐसा लगता है कि हम आर्थिक दृष्टि से एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं अथवा कुछ नीचे आ रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आर्थिक विकास के लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते। इस तथ्य को देशवासी जितनी जल्दी व अच्छी तरह समझ ले, उसी में उनका और देश का कल्याण है। फिर दूसरा पहलू होता है जनसंख्या का गुणात्मक पहलू यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और इस पर भी कई बार जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि लोग स्वस्थ, शिक्षित, बुद्धिमान, सभ्य और सुसंस्कृत बने। और सही अगर हम मायने में देखें तो संख्यात्मक पहलू पर इसलिए जोर दिया जाता है कि जनसंख्या का गुणात्मक जो पहलू है उसमें भी सुधार लाया जा सके। और इसमें इस प्रकार देखिए इन दोनों में कोई भी विरोध नहीं है। अब हम ये पता करने की कोशिश करें कि इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड, क्या भारत में जनाधिक्य है। तो देखिए अर्थशास्त्रियों में प्राय इस विषय पर विवाद पाया जाता है कि भारत में जनाधिक्य है अथवा नहीं। एक वर्ग तो यह मानता है कि भारत में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्यान्नों का अभाव व जो है नीचा जीवन स्तर आदि को देखते हुए देश में परिवार नियोजन को देखिए इसको देखते हुए देश में निश्चित रूप से जनाधिक्य है और इसका मुकाबला देशव्यापी परिवार नियोजन को अपनाकर किया जाना चाहिए। दूसरा वर्ग, जिसमें मुख्यतः साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा वाले व्यक्ति शामिल है, यह मानते हैं कि भारत में समस्या मूलतः कम उत्पादन व असमान वितरण की है, न कि जनाधिक्य की। और इनके अनुसार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके तथा धन व आय के असमान वितरण की समस्या का समाधान करके जनसंख्या की समस्या का संतोषजनक हल हम निकाल सकते हैं। और ये हमको स्वीकार करना होगा कि भारत में आर्थिक समस्या उत्पादन बढ़ाने तथा वितरण को सुधारने की है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या 2011 में लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक मानी जाएगी। उत्तर में हम कह सकते हैं कि भारत में निश्चित रूप से जनाधिक्य की स्थिति है। और सबसे पहली बात तो यह है कि माल्थस के अनुसार देश में ऊंची जन्म दर का पाया जाना
तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण लोगों का मौत के मुंह में जाना जनाधिक्य की स्थिति को प्रकट करता है। फिर भारत में पिछले वर्षों में जन्म दर का कुछ कम हुई है और जो है यह 2012 में भी 21.6 प्रति हजार है, जो काफी ऊंची है और इसे भविष्य में 20 से नीचे प्रति हजार लाने में काफी प्रयास करना होगा। और इस प्रकार हमारे देश में देखिए मृत्यु दर अन्य विकसित देशों की तुलना में कुछ ऊंची है। भारत में अकाल, आतंकवाद, बीमारी, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से भी जानमाल की काफी हानि होती रहती है। और आजकल देखिए दुर्घटनाओं, संगठित हिंसा और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण अखबारों में लोगों के मरने की रिपोर्ट काफी बढ़ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत में जनसंख्या प्रबंध व्यवस्था गड़बड़ा गई है। अतः माल्थस के सिद्धांत के अनुसार भारत व चीन जैसे देशों में निसंदेह जनाधिक्य की स्थिति विद्यमान है। फिर भारतवासियों का जीवन स्तर नीचा है, ये भी हम देखते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति जीएनपी 2014 में $1570 थी, जबकि नॉर्वे में यह कई गुनी थी। इस प्रकार आय का यह भारी अंतर भारत में निम्न जीवन स्तर का सूचक है। हालांकि हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गणना की गई जो विधि है पीपीपी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014 में $5630 दर्शाई गई। फिर भी देशवासियों के जीवन स्तर काफी नीचा है, जिसको ऊंचा करने के लिए भारी प्रयास करना होगा। और भारत में 2011 में $1.9 प्रतिदिन से कम व्यय करने वाले लोगों का जनसंख्या में अनुपात 21.3% था और जबकि चीन में 11.2% ही था। इससे सिद्ध होता है कि भारत में जनाभार ज्यादा है और विकास के अभाव के साथ साथ जनाधिक्य की स्थिति भी है। और चीन में भी जनसंख्या भारत से ज्यादा है, लेकिन उसके तीव्र आर्थिक विकास व कठोर जनसंख्या नियंत्रण से इस पर काफी काबू पा लिया गया है। फिर भारत में खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग वस्तुओं का अभाव व प्रति व्यक्ति उपलब्धि में लगभग स्थिरता की दशा देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्राय खाद्यान्नों का अभाव रहा है, फलस्वरूप विदेशों से इनका आयात किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में यह कहा जाने लगा था कि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन कभी कभी खाद्यान्नों के अभाव की पूर्ति के लिए हमें आज भी आयात करना पड़ता है। और अब अगर खाद्यान्नों की शुद्ध उपलब्धि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1971 में 468.8 ग्राम थी, जो कि 2017 में बढ़कर 506.1 ग्राम पर आ गई। हालांकि इस अवधि में दालों की उपलब्धि 51.2 ग्राम से बढ़कर 54.4 ग्राम पर आ गई। और देखिए पिछले 55 वर्षों में खाद्य तेल में चीनी में प्रति व्यक्ति की उपलब्धि बढ़ी है एवं खाद्यान्नों में 46 वर्षों में ज्यादा बढ़ी है, लेकिन दालों में थोड़ी बढ़ी है। और पिछली दशाब्दियों में यदि जनसंख्या कम बढ़ती तो हमारे उपभोग के स्तर अधिक ऊंचे हो गए होते। और पिछले वर्षों में हम खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा ताकि देश में इनके मूल्यों को स्थिर रखा जा सके तथा इसकी उपलब्धि अधिक नियमित की जा सके। फिर भारत में बेरोजगारी की दशा है, देयर इज सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अल्प रोजगार की दशा भी है और योजनाओं में रोजगार बढ़ा है, लेकिन साथ में बेरोजगारी भी जो है बढ़ी है। और एनएसएस में 2011-12 में 68 जो राउंड था उसमें भारत की सामान्य स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 2.2% तथा 2009 से 10 में 2% रही थी और यह वर्ष भर की बेरोजगारी की सूचक होती है। फिर इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान समय में जनाधिक्य की स्थिति विद्यमान है, लेकिन इसका समाधान केवल जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करके ही नहीं बल्कि देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना भी है, और जिसके लिए देश में काफी संभावनाएं विद्यमान है। अतः दोनों पक्षों पर एक साथ प्रभावपूर्ण ढंग से काम करना होगा। थैंक यू।